नमस्कार स्टूडेंट साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमारी प्रिपरेशन कराइए, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सारी यहाँ पर जानकारी लेंगे जो कि नीट, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जो फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉस की परिभाषा, क्रिस्टलीय टॉस जो प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और एमोर्फिस सॉलिड इनके गुण प्रॉपर्टी हम यहाँ पर बात करेंगे, और क्रिस्टलीय टॉसों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ये भी हम बात करने वाले हैं, और इनका वर्गीकरण, क्रिस्टलीय टॉसों का वर्गीकरण भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओनली क्रिस्टलीय टॉस, क्रिस्टलीय का नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि आणविक, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित आणविक टॉस। ठीक है, और इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क टॉस। अब यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं प्री एग्जाम में, वो हम विस्तार से स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि टॉस की परिभाषा यानी कि व्हाट इज ए सॉलिड। सॉलिड क्या होता है ये तो आप सब जानते होंगे, 12th में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित होता है, उनका आयतन स्थिर होता है, उन्हें टॉस कहते हैं। तो ये आप यहाँ से सीधा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें टॉस का अध्ययन किया जाता है, टॉस अवस्था भौतिकी कहलाती है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है, प्री एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहते तो अगर आप पीडीएफ की डिमांड करेंगे तो वो पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जान लिया कि टॉस क्या होता है और टॉस का स्टडी क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ से इतने से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हम बात कर लेते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये सारी आपको याद रखनी है कि टॉस जो होता है ना वो क्या होते हैं। प्रत्येक टॉस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। टॉस के अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इनका घनत्व होता द्रव की अधिक होता है, क्या द्रव की तुलना में अधिक होता है इनका घनत्व, और इसका जो गलनांक है अधिक होता है। इनके मध्य सापेक्ष दोलन होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी थ्योरेटिकल बात है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। जहाँ भी समझाने वाली बात आएगी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारा मैटर भी तो पढ़ना है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। आपके एग्जाम के 2 महीने रह गए, ऐसे मान के चलो, बहुत सी जगह तो 1.5 महीना 1 महीना रह गया, इसलिए हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। टॉस के प्रकार, जो सॉलिड होते हैं उसके टाइप हम जान लेते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। अब टॉस का प्रकार हमने जान लिया कि क्रिस्टलीय होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं, तो हम जानेंगे कि क्रिस्टलीय के क्या गुण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको जो 3 ऑप्शन है वो अमोर्फिस यानी कि क्रिस्टलीय टॉस के दे दिए जाएंगे, और कोई भी ऑप्शन यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से उठा के दे दिया जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फिस यानी कि क्रिस्टलीय सॉलिड, तो आप उसको सही करके आओगे। 3 तो क्रिस्टलीय से ले लिया जाएगा और 1 इससे ले लिया जाएगा क्रिस्टलीय से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको करना क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे जो क्रिस्टलीय टॉस होते हैं ना उनका गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय टॉस विषमदेशिक होते हैं। डिफरेंस लिख दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसके अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा ये सारा। क्रिस्टलीय टॉसों को काटने पर क्या होता है, चिकनाई होती है, यानी कि दोनों टुकड़ों में सपाट होते हैं, चिकनाहट होती है। हमारे जो क्रिस्टलीय टॉस है उनका गलन की ऊष्मा निश्चित होती है। ठीक है, और क्रिस्टलीय टॉस वास्तविक टॉस होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये गुण हो गए। अब आगे चलते, एमोर्फस सॉलिड की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके क्या गुण होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये वो होती है कि ताप के एक निश्चित प्रास पर नरम हो जाते हैं, गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर क्रिस्टलीय बन जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है। आप अगर इसको मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा स्टूडेंट, इसलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बेसिक सी बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ
क्रिस्टलीय पदार्थों में तरल की भांति प्रवाह होने की प्रवृत्ति होती है। अक्रिस्टलों में पढ़ रहे हैं, यानी कि अमोर्फस हम पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति क्या होती है? समदेशिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती है और इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर स्टूडेंट, ठीक है। और अगला जो नेक्स्ट है कि क्रिस्टलीय ठोस दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी है। डिफरेंस पढ़ेंगे, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा सारा हमारा, ठीक है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये इंपॉर्टेंट बहुत टेबल है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि टेबल का यूज करें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूँ। गुण क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन, ये तो आपको याद ही रखना है। ज्यामितीय आकार कैसा होता है हमारे क्रिस्टलन ठोस का? इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। मैं आपसे सलाह देना चाहूँगा कि एक चीज़ याद रख लो आप ओनली, इसका उल्टा करते जाओ, अक्रिस्टल ठोस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इसको याद रख लो आप। ज्यामितीय आकार इसका निश्चित होता है, तो सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट अक्रिस्टलन में अनिश्चित होगा। प्राची व्यवस्था इसमें होती है तो इसमें नहीं होती। ये वास्तविक ठोस होते हैं तो फिर ये आभासी होते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। इनका गलनांक निश्चित होता है तो फिर इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। गलन की ऊष्मा की अगर हम बात करें तो गलन की ऊष्मा इसमें निश्चित होती है, इसमें निश्चित नहीं होती, ठीक है। विदलन गुण की अगर हम बात करें, विदलन गुण क्या होता है सब जानते होंगे आप, कि किसी चीज़ को अगर काटा जाए बहुत सी खुरदरी होती है और बहुत सी जगह वो क्या होती है, चिकनी होती है ना। तो रबर को हम काटते हैं तो देखा वो खुरदरा होता है, जबकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि वायर हो गया, वो क्या होते हैं, वो एकदम से चिकनी होते हैं, तो उनको क्रिस्टल बोलते हैं। जो खुरदरे रह जाते हैं उनको क्रिस्टल बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर है। इनको बोलते हैं हम विदलन गुण। समझना है, रटना नहीं है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिस्टलीय ठोस तेजदार वाले औजार से काटने पर, यानी कि चाकू से काटने पर, इनकी जो चिकनी सतह होती है, कट जैसे रबड़ है, इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया तो ये जैसे टुकड़े हो जाएंगे ना दो, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये बहुत से खुरदरे मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो ये आपको ये याद रखना है कि तेजदार वाले से काटने पर ये क्रिस्टल का हम पढ़ रहे हैं, दो भागों में विभक्त हो जाते हैं बट वो खुरदरे रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये विषमदेशिक होते हैं क्रिस्टल ठोस, और ये समदेशिक होते हैं क्रिस्टल ठोस, ये सॉरी समदेशिक होते हैं, हाँ, और ये विषमदेशिक होते हैं, ठीक है। और आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल तो आप गांठ मान लो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी यहाँ से 3 तो आपसे दे दिए जाएंगे, इसके दे दिए जाएंगे एग्जाम्पल, और 1 इधर दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल याद होंगे तभी पॉसिबल है कि आप उसको सही करके आओगे वहाँ पर प्री एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका नेट का हो, चाहे प्री एग्ज़ाम आपका BSc नर्सिंग का हो, या पैरामेडिकल का हो, या फिर फार्मेसी का हो, ठीक है। तो आपको तभी पॉसिबल है ये करके आओगे। यहाँ पर दिया हुआ है ना एग्जाम्पल, पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल और कॉपर, चांदी, लोहा, सोना, ये सारे हमारे क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। नेपथलीन, क्वार्टज, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रिस्टल दिए हुए हैं जैसे कि कांच, लकड़ी, रबड़, PVC, और थोड़ा सा ये आ गया है फिर टेफ्लॉन, रेसा, फाइबर, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF इसका दे दूंगा मैं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वहाँ से आप इस टेबल को रटना नहीं, समझ लेना अच्छे से, गांठ बांध लेना। रटना तो शब्द है नहीं मेरे पास, कहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना, ठीक है। तो विदलन गुण आपके समझ में आ गया। देशिकता आएगी, विषमदेशिक होते हैं, समदेशिक होते हैं। विषमदेशिक का मतलब इनकी जो गुण होते हैं भिन्न भिन्न एरिया में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, और इसमें सब में समान होते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखिए लोगे आप, अगर आपके पास उधर भी बुक्स में मिल जाए एग्जाम्पल तो उनको भी देख लेना, ठीक है। ठीक है, ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई, गलन की ऊष्मा हो गई हमारी। एक याद रख लो, इसका अपोजिट कर लेना दूसरे में, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आएगा उसमें क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ लेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा ठोस क्या है। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस फिर आ गया, तो
क्रिस्टलेटोसों का वर्गीकरण फिर हम कर रहे हैं कि इनका क्या क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, अंतराणविक ब्लॉक के कारण इसका क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टलेटोसों का तो देख लेते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है अंतराणविक ब्लॉक के आधार पर। कितने भागों में? 4 भागों में किया गया है। ठीक है, कौन कौन से किया गया है? आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक। ठीक है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवलेंट। इनका क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से किया गया है। ओके, अब हम देख लेते हैं इनका। आपको क्या चीज़ याद रखनी है प्री एग्जाम के लिए? आणविक ठोस। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें जो आपको याद रखना है अवयवीकरण। इनके अवयवीकरण क्या होते हैं आणविक ठोस के? तो इनके अणु होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो आणविक ठोस होते हैं इनमें अवयवीकरण क्या होते हैं? अणु, परमाणु, कुछ भी अणु वहाँ पर दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपको पता होगा तो आप अणु मॉलिक्यूल्स में कर दोगे। इनके अवयवीकरण क्या होते हैं? अणु होते हैं, आणविक ठोस कहा जाता है। इसको फिर 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसको? इसको, आणविक ठोस को। कौन कौन से? ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित आणविक। तो हम पढ़ लेते हैं ध्रुवीय, अध्रुवीय। ठीक है, सो हमारा बहुत क्लियर हो जाए। टाइम बहुत कम है हमारे पास, अभी फटाफट से कर लेते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस में आपको क्या याद रखना है? इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो परमाणुओं निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम अथवा नॉन पोलर बॉन्ड से बने अणुओं यथा निम्न ताप पर हाइड्रोजन, क्लोरीन। और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अध्रुवीय ठोस के परमाणु अथवा अणु वीक, दुर्लभ प्रक्षेपण ब्लो या लंदन ब्लो द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, लंदन ब्लो आपको याद रख लेना है। और इसमें ये अध्रुवीय ठोसों के गलनांक निम्न होते हैं, ये सब आपको याद रख लेना है। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल है, ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इन सब के, फिर हम वहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। वैसे क्रिस्टलेटोस हम क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलेटोसों के अंतर्गत। अब हमारा अध्रुवीय हो गया, अब हम ध्रुवीय पढ़ रहे हैं। वैसे क्रिस्टलेटोस जिनके अणु अपेक्षाकृत प्रबल डाइपोल इंट्रैक्शन यानी कि द्विध्रुव अन्योक्रिया द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ध्रुविक आणविक ठोस के। HCl, SO2, NH3 आदि पदार्थों के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं, ये ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और ये एग्जाम्पल अक्सर पूछ ले जाते हैं, ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल का थोड़ा सा याद रखना आप। ठीक है, तो ये हमारा ध्रुवीय वाला हो गया। आगे चलते हैं अब। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, ऐसे क्रिस्टलेटोस जिनके अणुओं में, ये आपको याद रखना है। फिर ये याद रखने वाली बात ही मैं आपको बता रहा हूँ। FONH याद रह जाएगा, FONH। इनके मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं, वहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। ठीक है, नहीं होते ऐसे पूछ लिया जाएगा, फिर FON आपको दे दिया जाएगा और एक एग्जाम्पल उधर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, यहाँ पर जैसे कि बर्फ हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के चालक होते हैं, ये एग्जाम्पल अवश्य याद रखें आप। किस में पाया जाता है? सामान्यतः एक कमरे के ताप पर और दाब पर द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। ये हाइड्रोजन आबंधित ठोस हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में आपको क्या याद रखना है? जिनके अवयवीकरण आयन होते हैं। जैसा कि मैंने पूछा, ये अवयवीकरण आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोसों का निर्माण किससे होता है? धनायन, ऋणायन, थ्योरेटिकल बात है जो आप याद रख लेना है इसका स्क्रीनशॉट लेके। भंगुर होते हैं, सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आयनिक ठोसों के गलनांक, हमारा जो मल्टी पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके मध्य क्या होता है? कोई
क्योंकि आयनिक टोसों में आयन गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। आयनिक ठोस गलित अवस्था में अथवा जल के घुलने पर आयन मुक्त हो जाते हैं। नमक का एग्जाम्पल आपको पता होगा। नमक जो होता है विद्युत का चालक होता है, बट उनको हम जैसे ही पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो चालक बन जाता है। ठीक है, तो यही बात बोल रही जा रही है यहाँ पर। धात्विक मेटालिक सॉलिड की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। थर्ड हमारा धात्विक ठोस होते हैं और इनके अवयवी कण क्या होते हैं? एनायन होते हैं। अवयवी कण आपको याद रखने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के। वास्तव में जो धातु होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिरे होते हैं, ये तो थ्योरेटिकल बात होगी पूरी पूरी हमारी, यहाँ से कोई चांस नहीं है। धात्विक ठोसों के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो करंट आता है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो किसी चीज़ में हमको करंट नहीं लग सकता है। ठीक है, पेंसिल में भी करंट आता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। लकड़ी में कभी नहीं आता क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है, डायमंड में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसमें करंट नहीं आता है। करंट आने की वजह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है। ठीक है, तो इतना सा तो आपको पता ही होगा, यहाँ से कोई समझने वाली बात नहीं है। अगला है हमारा सहसंयोजक ठोस। स्क्रीनशॉट सभी का ले लेना, आप चाहे तो इसका PDF 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस। अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध बनने के कारण अन्य इनकी नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। थ्योरेटिकल बात होगी इसकी। सहसंयोजक ठोस विशाल अणु भी कहा जाता है। ये इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध प्रकृति के होते हैं। इनके लिए परमाणु यहाँ पर भी कोई थ्योरेटिकल बात है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के गुण, हाँ ये आपको याद रखने हैं। ये प्रॉपर्टीज़ इनके जो हैं ये आपको याद रखनी है कि सहसंयोजक ठोसों के क्या गुण होते हैं। सहसंयोजक ठोसों के अति कठोर होते हैं। ये क्यों होते हैं वो तो आपको पता ही है। सहसंयोजक ठोसों का मल्टीपल जो पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी उच्च होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस विद्युतरोधी होते हैं। इसमें करंट नहीं आता है सहसंयोजक ठोसों में। अपवाद में क्या है, किस में आता है, कौन से सहसंयोजक ठोस में आता है? ग्रेफाइट अपवाद है इसका, याद रखना। ठीक है, बाकी के में नहीं आता। यहाँ पर दिया हुआ है डायमंड, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक ठोस नेटवर्क का एक विशिष्ट उदाहरण है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से स्टूडेंट। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ईजी है और आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपके लिए। ग्रेफाइट भी सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण है, परंतु अपवाद, जैसा कि मैं आपसे बोला था ना, अपवाद रूप ग्रेफाइट मुलायम होता है एक तो ये, और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किस लिए, ठोसों को लेकर। यहाँ पर आपको जो याद रखनी है वो टेबल जो मैंने आपको बताई थी, जितना हो सके उस टेबल का यूज कीजिए आप। वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलीय ठोसों की, और अवयवी कण किसके क्या है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ट्यूशन बन सकते हैं वहाँ से। ज़्यादा हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से, तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स दिया हुआ है कमेंट। और ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये नीट, ठीक है, BSc नर्सिंग का जो प्री एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल का जो प्री एग्ज़ाम है, और फार्मेसी का जो प्री एग्ज़ाम है, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो मैंने पढ़ा है NCERT बेस है, NCERT, और क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसमें व्यूज आए तो मेरे को भी थोड़ा ये लगे हाँ कि और अच्छा बनाना चाहिए और ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करवाना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते शायद मेरे हिसाब से, इसलिए व्यूज नहीं आते इसमें ऐसी क्लासेज में। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, खास कर वो टेबल। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों की क्या याद रखना है आपको, थोड़ा सा मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ। क्रिस्टलीय जो ठोस है, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें जो समदेशी कौन होता है बताइए? समदेशी कौन सा होता है? ये वाला होता है समदेशी। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। जबकि हमारा जो कैटालाइन सॉलिड होता है क्रिस्टलीय, ये क्या होता है? विषमदेशिक। ये उल्टा सा लगता है लेकिन है ये सही। ठीक है, विषमदेशिक होता है।
इसका थोड़ा सा याद रखना, इनके एग्जाम्पल याद रखना। रबड़ इसका हो जाएगा अक्ष्य वालों का, और जो धातु है वो क्रिस्टल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी निश्चित होती है, ज़्यादातर इसमें निश्चित का रोल है और उसमें अनिश्चित का ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो आपको इसमें जो याद रखना है वो क्रिस्टलीय ठोस और अक्षय ठोसों में डिफरेंस एक तो याद रखना है, और अवयवी कण क्या होते हैं किसके, और एग्जाम्पल, इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। फिर तो कोई आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, PDF आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहिए तो बता देना, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।